जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ऐसा उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे हैं और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन। आज की जो वीडियो होने वाले हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909, होम रूलिंग आंदोलन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916 के बारे में हम लोग देखेंगे। और ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये आने वाले एग्जाम दरोगा पीटी, दरोगा मेंस, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस सीटेट के लिए जितने भी वनडे एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट मोस्ट वीडियो है। तो चलिए टॉपिक के साथ इसमें कवर किया गया है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ, भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसे मार्लियो मिंटो सुधार किस बिल ये पारित किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था इस बिल को? तो 1909 में। मार्लियो मिंटो सुधार जो है कब लाया गया था इस बिल को? तो 1909 में लाया गया था। और इस भारत परिषद को हम लोग मार्लियो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था किया गया था? तो सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व की बात किया गया था। ये जो 1909 जो था इसमें क्या बात किया गया था इस एक्ट में? तो सांप्रदायिकता पर ये बात किया गया था, सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व पर बात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वो अपने अंततः देश में विभाजन कराया था, इसमें जो विभाजन जो कराया हुआ था, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों पर कुछ ऐसे स्थानों पर रिजर्वेशन का प्रावधान किया था। ये जो था यही भेदभाव जो के चलते हमारा देश ये दो टुकड़ों में बंट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, किसने कहा था कि मार्लियो मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया? ये जो बोला गया था महात्मा गांधी ने मार्लियो मिंटो सुधार के बारे में बोले हुए थे, ये हमारे सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ये दिल्ली से पहले कोलकाता राजधानी थी। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की यात्रा की याद में वर्ष 1911 में भारत का वह कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो जब किंग्स किंग्स जॉर्ज जॉर्ज पंचम और मेरी जब भारत आ रही थी तो उसके याद में वर्ष 1911 में भारत का सबसे लोकप्रिय स्थल कौन बन गया था? इंडिया गेट बनाया गया था। उसके स्वागत में इंडिया गेट बनाया गया था। तो इंडिया गेट कहाँ है? तो ये मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो नई दिल्ली में। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किया था? तो दिसंबर 1911 में ये ताज ग्रहण किया था। दिल्ली को भारत की राजधानी बनने की घोषणा कब कर दिया गया था? तो दिसंबर 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली घोषित कर दिया गया था। किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? 1912 में किया गया था, 1912 में किया गया था। घोषणा 11 में और 12 में इसको ला दिया गया था। 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है भारत की राजधानी जो दिल्ली लाया गया था, कोलकाता लाया गया था, उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग। पर इस पर बम फेंका गया था। दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? देखने क्वेश्चन आ गया। तो ये लॉर्ड हार्डिंग पर आपको 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। इस बात का ध्यान रखें जब दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में कौन कौन लोग शामिल थे? लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में कौन कौन इसमें शामिल थे? मास्टर अमित चंद्र, भाई बाल मुकुंद और औध बिहारी। ये आपको लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में ये मास्टर अमित चंद्र और भाई बल्लभ बाल मुकुंद और औध बिहारी लोग इसमें क्रांतिकारी लोग शामिल थे। हार्डिंग बम कांड किस केस के नाम से जाना जाता है? तो ये दिल्ली कांड के नाम से जाना जाता है। तो हार्डिंग बम कांड को किस नाम से जानते हैं? दिल्ली केस के नाम से। तो दिल्ली केस में ये लोग नाम था। भारत की राजधानी से पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? तो पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया था तो 13 फरवरी 1931 को। ध्यान रखेंगे 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन के समय में। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पुरानी जो पहले जो राजधानी थी पुरानी दिल्ली थी से नई दिल्ली कब लाया गया था?
तो 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन के समय में लाया गया था। लॉर्ड इरविन के समय में इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि बिहार में अगला प्रांत के लिए आंदोलन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा का एक नया प्रांत का निर्माण हुआ और उसका नेतृत्व कौन किया था? तो सतीश चंद्र सतीश चंद्र सिन्हा किए थे। सतीश चंद्र सिन्हा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान जो है, ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो है, बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था। किस वर्ष? तो 1912 में प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश काल में बिहार का एक अलग राज्य प्रांत बना हुआ था, 1912 में बना हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। एनी बेसेंट, ये जो होम रूल की बातें करते हैं, होम रूल की जो शुरुआत जो किया गया था, कब किया गया था? तो होम रूल की जो शुरुआत जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। होम रूल की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र जो है कॉमन बिल जो है पत्रिका किसका है? तो एनी बेसेंट में ये होम रूल की चर्चा की हुई थी। होम रूल की जो चर्चा किस में किया हुआ था, किस समाचार पत्र में? तो कॉमन बिल किसका है? तो एनी बेसेंट का समाचार पत्र जो है। होम रूल होम रूल की स्थापना सर्वप्रथम किसने किए थे? तो अप्रैल में किए हुए थे। आपको 1916 में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना जो है तिलक के द्वारा अप्रैल के मंथ में किए हुए थे। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ किए थे? तो ये पुणे में किए हुए थे। तो अप्रैल में तिलक जी ने किए हुए थे 1916 में। अप्रैल में पुणे में किए हुए थे, तिलक जी ने किए हुए थे होम रूल की स्थापना। तिलक के द्वारा स्थापित होम रूल के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो होम रूल लीग के द्वारा जो स्थापित किया गया तिलक के द्वारा प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताएंगे? जोसेफ बेपिस्टा बेपिस्टा जोसेफ बेपिस्टा जो थे, ये होम रूल लीग के अध्यक्ष के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो आपको बेपिस्टा थे, जोसेफ जोसेफ बेपिस्टा। तिलक के द्वारा जो स्थापित हो रूल के प्रथम सचिव पूछेगा तो सचिव पूछेगा तो क्या बताएंगे? एनसी केलेकर जो थे, ये आपको होम रूल लीग के सचिव। अध्यक्ष पूछेगा जोसेफ बपिस्टा, अध्यक्ष पूछेगा तो जोसेफ बपिस्टा। स्थापित कौन किए थे? तो तिलक जी किए थे। सचिव पूछेगा तो एनसी केलेकर। एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना कब किए थे? तो सितंबर मंथ में, ध्यान रखेंगे सितंबर मंथ में। और तिलक जी कब किए थे? तो अप्रैल मंथ में। अब पुणे में किए हुए थे तिलक जी। आ एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित जो है होम रूल लीग के सचिव किसको बनाई थी? तो ये सचिव जो बनाए हुए थे जॉर्ज अरुंडेल को बनाए हुए थे। तो एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल की जो स्थापना किया गया था उसका सचिव कौन थे? तो अरुंडेल। तिलक के द्वारा एन सी केलकर थे। चलिए आगे बात बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वर्ष 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम चलाए गए थे, एनी बेसेंट के द्वारा चलाए गए थे, है ना। वर्ष 1916 में अखिल भारतीय होम रूलिंग आंदोलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने शुरू किया था। होम रूल लीग आंदोलन जो है इसके संस्थापक कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। होम रूल लीग के आंदोलन के जो संस्थापक कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। वर्ष 1915 और 16 में किन दो नेताओं ने होम रूल की स्थापना किए थे? तो ये तो आप जान चुके हैं, तिलक और एनी बेसेंट ने किए हुए थे। एक अप्रैल में, एक सितंबर में। तिलक जी सबसे पहले अप्रैल में, सितंबर में आपको एनी बेसेंट की हुई थी। 1915 और 16 में स्थापित होम रूल किसकी सहायता की इकाई के रूप में काम कर रहे थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में ये काम कर रहा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किए गए स्वराज्य शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट के द्वारा स्वराज शासन जो चलाया जा रहा था उसका लक्ष्य क्या रखा गया था? भारत के लिए स्वशासन को प्राप्त करना था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिलाओं ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक के अनुप्रमाणित किया है? तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनी बेसेंट ही भाग ली थी, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाई हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात है, वो कौन मुस्लिम नेता थे जो एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना जो है होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। किसने कहा है मैं तो एक भारतीय नगाड़ी हूँ, मैं भारतीय नगाड़ी हूँ जिनका कार्य सोते हुए जनता ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जगे और कार्यरत हो सके। ये एनी बेसेंट के द्वारा बोला।
कहने का मतलब है कि नगाड़ा, माने कि जो ढोलक बजाते हैं, जो ढोल बजाते हैं उसी को नगाड़ा वाला बाज बोलते हैं। तो इसलिए वो एनी बेसेंट बोलती थी, मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है, मेरा कर्तव्य ये है, सोते हुए जनता को जगाना है, ताकि अपनी मातृभूमि के लिए जगे और अपना कार्यरत हो सके। ये एनी बेसेंट का ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बताई हुई है, कथन है। अच्छा विचार था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है वो कौन सा आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, बताएंगे। तो होम रूल लीग आंदोलन जो था, होम रूल जो आंदोलन जो था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। किसका योगदान जो है, किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो टी एस ऑलकॉट, जो थियोसोफिकल सोसाइटी के, है ना, टी एस ऑलकॉट का योगदान नहीं था, ध्यान रखेंगे। होम रूल लीग से, होम रूल आंदोलन से प्रमुख जुड़े हुए थे व्यक्ति कौन थे, इस आंदोलन से जुड़े हुए थे आपको एनी बेसेंट और बीजी तिलक और एस सुब्रमण्यम अय्यर जो जुड़े हुए थे। होम रूल आंदोलन से प्रमुख जुड़े हुए लोग एनी बेसेंट, तिलक जी थे, और एस सुब्रमण्यम अय्यर जुड़े हुए थे होम रूल आंदोलन से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो है, देखना है कि एक चरण जो था परम द्योतक क्यों था। ये होम रूल जो था भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नया चरण के प्रारंभ का द्योतक क्यों था। इसने देश के सामने स्वशासन की, सेल्फ गवर्नमेंट की एक कठोर नीति बनाया हुआ था। यही आपको होम रूल लिखी, होम रूल का जो आंदोलन का प्रमुख जो द्योतक था, मेन उद्देश्य यही था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलता प्रदर्शन प्रदर्शन कर सके किए हुए थे लोग। तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल के समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकते थे। तो आपको कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। होम रूल लीग के जो है, होम रूल लीग के संबंध में कथन सच पर बात करते हैं। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 और 15 में प्रस्तुत किया था, बिल्कुल बात सही है। तिलक ने होम रूल लीग जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत और बरार तक ही सीमित था। ध्यान रखेंगे, ये आपको महाराष्ट्र से कर्नाटक तक और मध्य प्रांत और बरार तक ही सीमित था तिलक के द्वारा। तिलक के द्वारा स्थापित होम रूल लीग जो था अधिक शक्तिशाली थी, बिल्कुल बात सही है। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बन गई थी। बिल्कुल बात सही है, ये सब बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन जो दिया गया है, एनी बेसेंट के संदर्भ में कथन पर बात करते हैं। होम रूल लीग, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी था। होम रूल आंदोलन जो है प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी था, बिल्कुल बात सही है। एनी बेसेंट के बारे में थियोपिकल सोसाइटी की 1859 1889 में सदस्य बनी हुई थी। थियोपिकल सोसाइटी में एनी बेसेंट कब सदस्य बनी थी, 1889 में सदस्य बनी हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार क्या रही थी, अध्यक्ष रही थी 1917 में। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी। थियोपिकल सोसाइटी के सदस्य कब बनी थी, 1889 में बनी हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। फेबियन आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे, फेबियन आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे, है ना, प्रस्तावक कौन थे। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट जो है, आपको 1847 से लेकर 1933 ईस्वी में फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक पूछ रहा है, तो एनी बेसेंट याद रखेंगे। 13 अप्रैल 1920 में अखिल अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता की किसने निर्वाचित किया गया था, तो महात्मा गांधी को। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था, तो महात्मा गांधी को किया गया था। वर्ष 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर कर स्वराज स्वराज सभा में रखा था, तो ऑल इंडियन होम रूल लीग रखा था। स्वराज सभा जो है अपना नाम बदल कर क्या कर लिया था, ऑल इंडिया होम रूल लीग कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बातें करते हैं, होम रूल लीग की बात है। अब लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन पर चर्चा करेंगे। दिसंबर 1916 को, दिसंबर 1916 में जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग जो है एक साथ आया हुआ था। वो किस अधिवेशन में साथ में आया था, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, दिसंबर 1916 में
कांग्रेस कांग्रेस जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आया हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? तो लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में प्रसिद्ध जो है लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं, जो साइन हुआ था 1916 में, लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था? तो लोकमान्य तिलक जो है, लोकमान्य तिलक के द्वारा ये मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक साथ लाने का प्रयास कौन किया था? महत्वपूर्ण भूमिका लोकमान्य तिलक, और एनी बेसेंट का भी नाम आता है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एसी मजूमदार, अंबिकाचरम मजूमदार कर रहे थे। अंबिकाचरम मजूमदार के द्वारा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार कौन थे? तो ये शिल्पकार पूछेगा, है ना, तो शिल्पकार पूछेगा तो ये एनी बेसेंट, और भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका लाए हुए थे साथ में एक साथ, तो आपको तिलक जी। और शिल्पकार कौन थे? उसके निर्माणकर्ता कौन थे? है ना, उनके दोनों आदमी को मिलन करने वाले कौन व्यक्ति थे? शिल्पकार कौन थे? एनी बेसेंट। अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति में कौन, किसका नाम आ गया? तिलक जी का आ गया, तिलक का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, कांग्रेस ने सर्वप्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली कब स्वीकार कर लिया? 1916 में। तो मुसलमानों के लिए, समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की जो है, जो प्रणाली को स्वीकार कर लिया, और ये भारतीय इतिहास में सबसे भयावह गलती ही है। और यही आपको स्वीकारता के बाद क्या हो गया? भारत में विभाजन का दौर होना शुरू कर दिया। आगे बात करते हैं, कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कौन सा प्रमुख दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, और इसी मांग के चलते आगे में पाकिस्तान की मांग होना शुरू हो जाता है। वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में नरम दल के किसके अध्यक्षता में, किस अध्यक्ष ने तिलक और उनके समर्थकों को कांग्रेस में वापस लिया था? अंबिकाचरम मजूमदार ने वापस लिया था। वर्ष 1916 में लखनऊ लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में कौन स्वतंत्र, इसमें सत्य बातें हैं, सत्य कथन क्या है? पहली बात जो है, अंबिकाचरम मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था, ये तो बिल्कुल सही बात है। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच में पुनः मिलन हुआ था, बिल्कुल बात सही है, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था, राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा कराया गया था यहीं पर। ये तो सारी चीज बात सही है, और सारा क्वेश्चन पूछता ही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मंतव्य का समय था, मित्रता का समय था। तो 1916 से लेकर 1922 तक में मित्रता का संबंध था, मित्रता का संबंध रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। 1916 से लेकर 22 तक ले मित्रता का समय काल बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 के में ये जानकारी दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये जो बात किए थे लखनऊ अधिवेशन में, बोले हुए थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो लखनऊ अधिवेशन में ये स्टेटमेंट दिए थे तिलक जी। वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता की महत्वपूर्ण भूमिका विशेषता क्या थी? तो कट्टरपंथियों को पुनर्मिलन को सहमति देना, है ना, कट्टरपंथियों को मिलन का सहमति देना, यही बात था। किस समझौते का लक्ष्य जो था, हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था। तो ये हिंदू मुस्लिम के मतभेद को सुलझाने के लिए लखनऊ समझौता हुआ था। तो ये तो हो गया आपको कहाँ से, तो ये जो टॉपिक रखा गया था, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में देखें। होम रूल लीग के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, और इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझकर देखना है, और इसे क्वेश्चन आने की 100% संभावना बना ही रहता है, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही हेटेड टॉपिक है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।